नमस्कार प्रेपर्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेपर्स पे। आज की तारीख है 13 मई 2023। मैं हूँ सत्यम भट्ट और चलिए शुरू करते हैं हम आज का हिंदू डिस्कशन। हमारी पहली कहानी है महंगाई के बारे में। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन के बारे में। तो जो अभी डेटा आया है इन्फ्लेशन के बारे में, उसमें पाया गया है कि इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 4.7% है, जो कि पिछले 18 महीनों में सबसे कम है। और इस कमी का कारण ये है कि जो फूड प्राइसेस हैं उसमें लगातार गिरावट हो रही है। और इसके अलावा जो बेस इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि अप्रैल 2022 में देखिए इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और उसमें इन्फ्लेशन का रेट जो था 7.8%। तो उसके प्राइसेस को कंपेयर किया जाए और अभी के प्राइसेस में कंपेयर किया जाए तो जो डिफरेंस है उसकी वजह से वो बेस इफेक्ट जो आता है उसकी वजह से और फूड प्राइसेस के कम होने की वजह से इन्फ्लेशन इस समय बहुत कम है। इसके अलावा जो अप्रैल का फूड इन्फ्लेशन है वो भी 4.7% में, जो मार्च में इन्फ्लेशन था उसके कंपैरिजन में 3.8 पे आ चुका है अप्रैल महीने में। तो हम देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है इंडिया में। अब बता दें कि सीपीआई का जो डेटा होता है उसको रिलीज़ करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इसमें इंक्लूडेड होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और लेबर ब्यूरो के द्वारा। और जबकि डब्ल्यू जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो रिलीज़ करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत काम करते हुए। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो अर्बन कंज्यूमर्स हैं, मतलब जो शहर के लोग हैं, उनको जो प्राइस इन्फ्लेशन है वो 4.85% है अप्रैल में। और जो रूरल है, मतलब ग्रामीण इलाकों का जो इन्फ्लेशन है वो 5.5% से कम होकर के 4.7 हो गया है। अब इस इन्फ्लेशन का कारण पिछले साल में आपने देखा होगा कि इंडिया में काफ़ी बोला जा रहा है कि महंगाई बढ़ी और इन्फ्लेशन बढ़ी है। इसका मेन कारण ये है कि जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट जो आ रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उसकी वजह से पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन बिगड़ चुकी है। जिसकी वजह से ये होता है कि चीज़ों की कमी होती है और उसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन बढ़ती है। चूँकि आप देख रहे होंगे कि इस बीच में जो आरबीआई है उसने भी इन्फ्लेशन की वजह से अपने इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन वो मैनेज करने के लिए। तो अभी भी ये एक्सपेक्ट हो रहा है आरबीआई से कि वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट की वो चेंज नहीं करेगी और आरबीआई के इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे। इसको इस वजह से भी देखा जा रहा है क्योंकि ख़राब मानसून के होने की आशंका है। इस वजह से आरबीआई एक कॉशन स्टेप के रूप में अपने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखेगी। हमारी अगली कहानी है केरला स्टोरी के बारे में। केरला स्टोरी एक बहुत ही प्रचलित मूवी चल रही है इस समय। और इसको मल्टीपल स्टेट्स ऑफ इंडिया और मल्टीपल गवर्नमेंट्स ने बैन कर दिया है अपने स्टेट्स में, और कुछ स्टेट्स में टैक्स फ्री भी है। बता दें केरला स्टोरी एक मूवी है जिसके में दिखाया है कि किस तरह की केरला की कुछ युवतियाँ कुछ लव जिहाद के चक्कर में सेंट्रल ईस्ट वेस्ट ईस्ट से जो हो करके आईएसआईएस ज्वाइन कर लेती हैं। तो ये पूरी कहानी से काफ़ी विवाद हुआ है और वेस्ट बंगाल में इसको बैन कर दिया गया है और तमिलनाडु पे भी इस पे रोक लगा दी गई है, जबकि मध्य प्रदेश में इसको टैक्स फ्री किया गया है। तो ये पूरी कहानी क्या थी ये आपने जाना, और किन किन स्टेट्स ने इनको बैन किया है और किन किन स्टेट्स ने इनको टैक्स फ्री किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी अगली कहानी है हिंदू एडिटोरियल की, जो कि आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। इस कहानी में बताया गया है किस तरीके से जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है 2014 से, तब से लगातार वेलफेयर स्कीम्स में किस तरीके से पैसे की बजट की कमी की जा रही है। हर बजट में जब भी गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है तो हमेशा जो वेलफेयर स्कीम्स का जो बजट अलॉट हो रहा है वो धीरे धीरे कैसे कम हो रहा है, इसको हम देखते हैं एनालिसिस के थ्रू। 2021-22 में आंगनवाड़ी प्रोग्राम और पोषण अभियान को एक साथ इंटीग्रेट किया था, मगर 2014-15 में उनका जो एलोकेशन था बजट का वो 0.3% था, जो कि इस समय घट के 0.07% हो गया है 2023-2024 के बजट में। इसके अलावा मिड डे मील जो होती है, जिसमें छोटे बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाता है, उनको मिड डे मील दी जाती है, उसका भी 50% शेयर ऑफ जीडीपी से डिक्रीज़ हुआ है। 0.08% 2014-15 में होता था, जो 2023-2024 में 0.04% हो गया है। तो ये काफ़ी बुरी सिचुएशन है, क्योंकि अब वेलफेयर स्कीम्स में गवर्नमेंट लगातार पैसा कम कर रही है
और इंडिया की हालत अभी भी पोषण के हिसाब में काफ़ी कमी है। इंडिया में पाया गया है कि अनेमिक, अंडरवेट और स्टंटेड चिल्ड्रन 67, 32 और 36% हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट ये दुनिया में कुछ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ malnourished चिल्ड्रन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को खाने के लिए दी जाती है, उसमें भी कटौती देखी गई है और उस स्कीम को चाहिए था 14,000 करोड़, जबकि बजट में सिर्फ एलोकेट हुए हैं 3,000 करोड़। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार योजना, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, उसमें भी कटौती देखी गई है। 2014-2015 में 0.26% ऑफ द जीडीपी एलोकेट होता था इस स्कीम को, जो कि इस समय घट के 0.2% हो गया 2023-2024 में। और नेशनल फूड सिक्योरिटीज़ एक्ट, जिसके तहत ये देखा जाता है कि हर इंसान को उसको पर्याप्त भोजन मिल रहा है और इंडिया में खाने की कमी नहीं हो रही है, वो भी 0.65% 2014 से 2023-2024 में घट के 0.65% हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स में जो गवर्नमेंट एलोकेशन होता था इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए, वो बजट के रूप में हर साल कम होते जा रहा है। और ऐसा ही रहा तो, और ये पैसा मेनली गवर्नमेंट लगा रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो गवर्नमेंट ने ये काफ़ी क्लियर कर दिया है कि उनका फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर में है और धीरे धीरे वो वेलफेयर स्कीम्स में से पैसा कम कर रही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के रिस्पेक्ट से भी और मेंस के रिस्पेक्ट में भी। तो ये आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। हमारी अगली कहानी है राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट के बारे में, जो आज की हिंदू एडिटोरियल में छपा है। राजस्थान पहला स्टेट बना है जिसने लेजिस्लेट किया है राइट टू हेल्थ, और मगर इसको समाज के हर वर्ग का सहयोग नहीं मिला है। कुछ लोगों ने मेनली डॉक्टर कम्युनिटी और प्राइवेट हॉस्पिटल ने इसका काफ़ी विरोध किया है। बता दें राइट टू हेल्थ एक्ट क्या है। राइट टू हेल्थ एक्ट 21 मार्च को राजस्थान स्टेट असेंबली में पास हुआ है, जिसमें बोला गया है कि किसी भी अगर सिटीज़न को मेडिकल इमरजेंसी सर्विस है तो वो किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में भर्ती हो सकता है और सरकार और अस्पताल उससे इलाज करने से पहले उससे पैसा नहीं मांग सकती है। मतलब आपको प्री पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये बात आती है कि इस वजह से अस्पताल ने उसका काफ़ी विरोध किया गया, क्योंकि बोला गया कि अगर वो पेशेंट बच करके अगर वो पेशेंट पे नहीं कर पाएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा। तो इस वजह से राजस्थान में काफ़ी डॉक्टर्स ने भी सड़क पे आए थे और इस बिल का काफ़ी विरोध हुआ है। बता दें कि इस स्कीम में वो हॉस्पिटल जोड़े नहीं हैं जिनके 50 से कम बेड है, वो इस लॉ से एग्जेम्प्ट हैं। और ये उन हॉस्पिटल्स के भी एप्लीकेबल नहीं है जिन्होंने गवर्नमेंट से कोई कंसेशन या रिबेट अपनी गवर्नमेंट बिल्डिंग बनाने में नहीं, अपने हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाने में नहीं यूज़ किया है। इसमें बोला गया है, इस एक्ट में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट जो है वो रीइम्बर्स करेगी अगर पेशेंट पे नहीं करता है। मगर प्रोटेस्टर अभी भी बोल रहे हैं कि इसका कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरीके से गवर्नमेंट उनको पे करेगी और ये फंड्स कहाँ से आएंगे। तो इसी के विरोध में थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर ने राजस्थान की सड़कों पर उतर आए हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, जो कि नोडल बॉडी है डॉक्टर्स की, उन्होंने भी राजस्थान के गवर्नमेंट्स को सपोर्ट किया है। तो ये था पूरा राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट मामला। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस बिल का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं। हमारी अगली कहानी है एक अच्छी कहानी, जो कि कल सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स निकले हैं और उसमें 10th और 12th बोर्ड दोनों के रिजल्ट निकले हैं। और 10th के पासिंग परसेंटेज 93.12% ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी थी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो पास हुए हैं। और 87.33% लोग जिन्होंने 12th की परीक्षा दी थी सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो पास हुए हैं। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड ने इस साल ये भी डिसाइड किया गया है कि वो मेरिट नहीं डिक्लेयर करेंगे। मतलब कौन फर्स्ट डिवीज़न हुआ है, कौन सेकंड डिवीज़न है, कौन थर्ड डिवीज़न, कौन फोर्थ डिवीज़न है, ये डिक्लेयर नहीं करेगी सीबीएसई, क्योंकि उनके हिसाब से इससे एक राइवलरी बच्चों में आती थी कि कौन फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, कौन सेकंड डिवीज़न पास हुआ, इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं करेगी, बस आपका परसेंटेज बताया जाएगा। इसके अलावा ये भी बता दें, तिरुवनंतपुरम ने बहुत ही रिज़ल्ट उनका शानदार गया है। उन्होंने 10th का वो जगह में सीबीएसई बोर्ड के बच्चों ने मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है। 10th में 99.91% है और 12th में भी 99.1% जो तिरुवनंतपुरम से अप्लाई किए थे उन्होंने पास किया है। तो तिरुवनंतपुरम के बच्चों को काफ़ी बधाइयाँ।
हमारी अगली कहानी है साइक्लोन मोका के बारे में। आईएमडी ने फोरकास्ट किया कि साइक्लोन मोका पहले से ज़्यादा, जैसा उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर इंडिया को उससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में काफ़ी वो लिटिल थ्रेट होगा उससे। बता दें साइक्लोन मोका जो है वो ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल से शुरू हो रहा है और मेनली उसका जो प्रभाव रहेगा वो म्यांमार और वेस्ट बांग्लादेश के पार्ट्स में रहेगा और इंडिया को उससे काफ़ी डरने की ज़रूरत नहीं है। मोका को पहले क्लासिफाई किया गया था एज अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बाय द आईएमडी। अब बता दें आईएमडी साइक्लोन्स को क्लासिफाई करता है 5 कैटेगरीज में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। मोजा के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म टू एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की तरफ मूव करेगा जब वो पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल में आएगा। और जब ये स्टॉर्म लैंड की तरफ आएगा तब ये वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदल जाएगा, मगर इस वजह से ये लैंड पे काफ़ी कम थ्रेट पोजेस करेगा। बता दें कि आईएमडी जो है वो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन द विंड स्पीड। ये टेबल आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। इसमें अगर साइक्लोन की विंड स्पीड जो है वो 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो वो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है। अगर उसकी स्पीड 166 से 220 है तो वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है। अगर 118 से 165 है तो वो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है। 89 से 117 है तो वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है। 63 से 88 है तो साइक्लोनिक स्टॉर्म, और 51 से 62 है तो डीप डिप्रेशन, और 31 टू 50 है तो डिप्रेशन। तो इस तरीके से आपको ये जानने की ज़रूरत है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म्स किस तरीके से क्लासिफाई होते हैं और आईएमडी उनको किस तरीके से क्लासिफाई करता है। हमारी अगली कहानी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे। हमारी पहली कहानी थी इन्फ्लेशन के बारे में और हमारी आखिरी कहानी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली इंडेक्स ये बताता है कि इंडिया में किस तरीके से इंडस्ट्रियल आउटपुट हो रहा है और ये एक रिफ्लेक्शन होता है कि इंडिया में किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। बता दें कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोडक्शन है वो फरवरी में 5.8 था और मार्च के महीने में वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है 1.1% पे। तो इस गिरावट का मेन कारण ये है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई है। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है उसमें भी काफ़ी कमी आई है, जिसकी वजह से ये इंडेक्स जो है इतनी खतरनाक तरीके से गिरा है। बता दें कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोडक्शन मेनली 8 कोर इंडस्ट्रीज से मिल के बनता है, जो कि इसका 40.27% बनाती है। इसमें वो 8 इंडस्ट्रीज हैं: इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर। तो यूपीएससी काफ़ी बार पूछ चुका है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो किन किन मेन कोर इंडस्ट्रीज से बनकर मिलकर बनता है। इसको इशू करती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये इनको कंपाइल करती है और पब्लिश करती है और इससे पता चलता है कि इंडिया में इंडस्ट्रियल आउटपुट का किस तरीके से सिचुएशन चल रही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का हिंदू एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप इस लिंक में होगा नीचे, और कृपया आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आज का सेशन कैसे लगा, हम कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भेजें, उनके साथ शेयर करें, उनको बताएं कि ये हिंदू एनालिसिस किस तरीके का है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।